नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की बात और ख़ास तौर पर 5 सितंबर को जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है, उस महापंचायत के बाद किस तरह की राजनीतिक स्थितियां हैं, किस तरह से इस किसान आंदोलन का अगला रूप होने जा रहा है और किस तरह से ये किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजनीति को और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उन चुनावों को प्रभावित करेगा। इन तमाम मुद्दों की बात हम बात करेंगे। इस आंदोलन का जो कल की जो महापंचायत थी, उस महापंचायत में किस तरह से इसने अपना जो दावे थे, जो इसमें किसानों की बात थी, उसको किस तरह से रखा गया, किस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने इसमें घुसपैठ करने की कोशिश की और किस तरह से मंच से तमाम राजनीतिक दलों को अलग रखा गया। और अब राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन के साये में कल का जो सम्मेलन हुआ है उसके बाद अपनी अपनी तरह से इसकी समीक्षा कर रहे हैं और अपनी अपनी तरह से अपने जो चुनावी गणित है उसको साधने की कोशिश इस चुनाव आंदोलन, इस किसान आंदोलन को लेकर करने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों की बात हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला और बीजेपी की तरफ से बीजेपी की का पक्ष रखने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अमित कुमार कुशवाहा। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले शरद जी आपसे करना चाहता हूं। कल के आंदोलन के बाद जिस तरह से आंदोलन का जो कल स्वरूप था, जिस तरह से उसमें खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों की बड़ी भागीदारी थी, देश के कुछ और हिस्सों से भी लोग आए थे, लेकिन जो मुख्य भागीदारी थी, जो वहाँ मौजूद भीड़ थी, उसमें 3 राज्यों के लोग ही सबसे ज़्यादा थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और ये 3 राज्य ही एक तरह से हम देखें तो दिल्ली को जो किसान आंदोलन के जरिए लंबे समय से घेरने का काम कर रहे हैं, वो मुख्यतः ये 3 राज्य ही कर रहे हैं। और कल के आंदोलन के बाद जिस तरह से ये भी एक घोषणा कर दी गई है कि अब जो आंदोलन जो है अगला इसका जो स्वरूप है वो भारत बंद के तौर पर होगा, यानी कि इसी सितंबर में हमको किसानों की तरफ से एक भारत बंद के आयोजन को भी देखना होगा और उसको भी, उससे अगर आम आदमी को समस्या होंगी तो उन समस्याओं से भी हमको जूझना होगा। किसान आंदोलन के जो सुर थे कल वो बिल्कुल साफ थे, उसमें बिल्कुल साफ तरह से ये जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाते, जब तक किसानों के जो मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। और ये भी कहा गया कि जो दिल्ली को जो अलग अलग दिल्ली बॉर्डर को घेरा गया है, वहाँ पर जो किसानों का जो धरना है वो धरना तब तक जारी रहेगा जब तक आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। अगर नहीं हुआ तो हमारी कब्रें वहां बनेंगी, लेकिन हम वहां से हटेंगे नहीं। तो एक तरह से जो आंदोलन है वो काफी, उसके तेवर काफी कड़े दिखाई दे रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं और खास तौर पर इसका राजनीतिक फॉलआउट क्या आपको दिखता है? देखिए देखिए ये तो जो है बड़ा क्लियर है कि इससे बड़ी किसानों का सम्मेलन या रैली या महापंचायत जो भी कहिए, वो पिछले बहुत सालों में नहीं देखी। एक बहुत बड़ी रैली हुई थी एक जमाने में बोट क्लब पे, इंडिया गेट पे दिल्ली में, वो राकेश टिकैत के पिताजी जब थे, महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने करी थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मैं इसके बारे में पहले कह रहा हूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा, ने इसको बिल्कुल जो है ऐसा बना दिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यही इतनी ही भीड़ जपार जम सनमऊ था, जो हम लोगों ने विजुअल्स देखे, हमने यहीं से देखे जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन जितना जनसमूह था, अगर यही किसी राजनीतिक पार्टी का होता और खासतौर से अगर बीजेपी का होता तो बताया जाता लाखों लाखों की भीड़। लेकिन अखबारों में और चैनल्स में सिवाय एक आध को छोड़ के सबने कहा हजारों लोग किसान पहुंच गए, ये वो। तो उसको पूरा प्रयास रहा है किस तरीके से अंडर प्ले करके वो दिखाया जाए कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई, जो कि सच नहीं है। असलियत में जिस तरीके से जमावड़ा हुआ है किसानों का,
ये ठीक बात है कि ये 3 स्टेट्स, क्योंकि ये दिल्ली के पास हैं, ये तीनों स्टेट्स, तो इसलिए जाहिर है कि वहाँ के लोग ज़्यादा होंगे ही। लेकिन ये भी सच है कि बहुत दूर-दूर से किसान आए। अब जाहिर है कि जब दूर से आकर के पार्टिसिपेट करता है आदमी, तो उतनी बड़ी तादाद में नहीं होते हैं, जितना कि वहीं के स्थानीय लोग होते हैं। तब भी उसके बावजूद इतना बड़ा जमावड़ा, कोई वहाँ गड़बड़ नहीं हुई, या ये भी लग रहा था कि कोई गड़बड़ करवा दे वहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी थी। और देखिए खूबी क्या है इसमें, जो आपने बात कही कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, इसमें मुझे लगता है कि ये एक तरीके का अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। जिस तरीके से लोकल लोगों ने आकर के किसानों के लिए तरह तरह से मदद करी है, वॉलंटरी, जैसे चाहे वो मेडिकल कैंप्स हों, लगभग 80-90 वॉलंटरी कैंप्स लगे थे, लोगों को डॉक्टर, नर्स, इस तरह के लोग वहाँ मौजूद थे जो स्वयं पर्सनल लेवल पे लगाए गए। यहाँ जाहिर है इनके पास कोई सरकारी व्यवस्था तो है नहीं, सरकार की जब रैली होती है तो वहाँ तो ये सब की जाती है। साथ ही साथ तमाम ऐसे लोग और जो आकर के उन्होंने लंगर लगाए, खाने की व्यवस्था करी इन सारे लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली मुजफ्फरनगर के मामले में, क्योंकि मुजफ्फरनगर वो जगह है जहां 2013 में बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था, और किस तरीके से वहीं से शुरुआत हुई थी बीजेपी के उस इलेक्शन कैंपेन की, जिसने बीजेपी को बहुत ठोस तरीके से स्थापित किया इस देश की राजनीति में। और ये याद रखिए कि उस टाइम ये दंगा जो है, ये सबको मालूम है किस तरह कराया गया, और उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिला, लेकिन उसमें जो डिवाइड क्रिएट कर दिया गया था जाटों में, और यानी कि हिंदू और मुसलमानों में, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिला। और लगभग वो जो वहाँ 130-135 सीटें कही जाती हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के को और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूपी को मिला करके, ज़्यादा अधिकतर 135 सीटें, उनमें से शायद ब्रजेश को ज़्यादा सही पता होगा, शायद 120 सीटें भाजपा को मिली थी विधानसभा चुनाव पिछले। तो देखिए, और 2013 में तो खैर जिस तरह से बीजेपी ने अपना एक झंडा गाड़ा था, देखिए उसमें जो किसान आंदोलन का जो पृष्ठभूमि है, बीजेपी वहां कैसे आई, क्या आई, वो एक अलग सवाल है। हमारा सवाल इस समय किसान आंदोलन को लेकर है, और किसान आंदोलन के जो तेवर हैं वो बिल्कुल जो बात आपने कही कि वहाँ भंडारे लगे थे, वहाँ मेडिकल कैंप लगे थे। हमने देखा पंजाब में जब किसान आंदोलन बहुत अपने जो उग्र स्वरूप में था, अपने शीर्ष पर था जिस समय, उस समय किस तरह से वहाँ भंडारे लगते थे, किस तरह से मेडिकल कैंप लगे थे, कोरोना काल भी था, किस तरह से सुविधाएं वहाँ दी जा रही थी। तो ये कोई नई बात किसान आंदोलन में नहीं है कि नहीं, इसलिए गोविंद, इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुजफ्फरनगर में हो रहा है, इसलिए नहीं है। नहीं, लेकिन और इसलिए में भी आपने इस जो कार्यक्रम है, कुछ चैनलों ने, आपने चैनलों और मीडिया पर अपनी आपत्ति जाहिर की, लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए कि किसान आंदोलन में जिस तरह से मोदी के खिलाफ और योगी के खिलाफ व्यक्तिगत नारे लगे, अगर ये नारे किसी दूसरे समुदाय के किसी दूसरी रैली में लगे होते तो इसमें कई धाराएं लगाकर मुकदमे कायम कर दिए गए होते, और मीडिया भी इस पर बहुत आक्रामक तरीके से चीजों को दिखाता। मोदी तो बनिया है, गुजराती बनियों को भगाना है जैसे नारे वहां लगे, और जिस तरह से धर्म को जो जोड़ने की कोशिश है, वो भी उसके पीछे जो जमीन पर काम है वो बिल्कुल राजनीतिक दलों का काम है। आज आपने मायावती का जो ट्वीट है वो आपने जरूर देखा होगा, उसमें मायावती ने कहा है कि जो सांप्रदायिक वहां पर एकीकरण के नारे लगे थे उससे एक नई राह बनी है, लेकिन ये राह हमको, उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पे लिया, उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पे लिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पे लिया। तो कहीं न कहीं हमको इसके जो बहुत नीचे के लेवल पर जो चीजें इसमें दिख रही हैं उनको भी देखना होगा। हमको ये भी देखना होगा कि आंदोलन में खाप पंचायतें कितनी ज्यादा सक्रिय थी, पूरी खाप पंचायतों का योगदान इस आंदोलन में था। तो जो संगठन का मामला है वो तो निश्चित तौर पर खाप पंचायतों का संगठन बहुत मजबूत संगठन है, और उसकी प्रतिध्वनि वहां पर बिल्कुल दिखाई दी होगी। लेकिन ब्रजेश जी, ये तो बिल्कुल साफ दिखता है कि इस आंदोलन के बाद, चाहे ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में उस तरह से नहीं हो पा रहा है, और उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े किसान नेता बीएम सिंह, जो कि
गन्ना किसानों के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, वो इस आंदोलन से 26 जनवरी के बाद से उन्होंने अपने को अलग कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल साफ दिखता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट बहुल राजनीतिक जो राजनीति है, उसमें ये जो किसान आंदोलन है, इसका सीधा सीधा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आप इसको किस रूप में देखते हैं ब्रजेश जी? हाँ, इसमें निश्चित, इसमें गोविंद जी कोई दो राय नहीं है कि उसका एक वोट जो है जाटों का वोट भी मिलता रहा है उन्हें। इस बार मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे जहां तक इसके जाट और मुस्लिम एकता की बात है, मैं 2019 में गया था, मैं उस क्षेत्र का दौरा मैंने किया था। जैसे मैं मुजफ्फरनगर गया था, वहां एक दौराला जगह है, तो उसके आसपास गांव गया था। तो ये कहना कि आज कोई एकता हो रही, ऐसा नहीं है। पिछली बार मुसलमानों को लग रहा था कि इस बार अजीत सिंह चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं जितने गांव में गया था वहां जाट लगभग 80% और मुसलमान लगभग 60%, वो अजीत सिंह को ही गया था। वो ऐसा नहीं विभाजन दिखाता कि साहब जाट की असर था। बाकायदे वहां पर पहले से ही जाट और मुस्लिम, इसके पहले मुजफ्फरनगर में, और ठीक वही मैंने बागपत में देखा था जाके, जहां जाट और मुस्लिम एकजुट होकर के जयंत के साथ गया था। अब सवाल यहाँ दूसरा है, किसान आंदोलन हो रहा है, ये साबित करने का प्रयास दोनों तरफ से होगा। बीजेपी से साबित करने का प्रयास करेगी कि साहब ये कुछ ऐसे लोगों का आंदोलन है जो बड़े किसान हैं, और किसानों को यह साबित करना होगा वास्तव में हो क्या रहा है। इसके पीछे कई कारक हैं गोविंद जी। पहली बात तो 2014 से जो शुरू होता है, चौधरी साहब की ये जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है, और उनके प्रति लोगों का बहुत समर्पण है वहां पर। और 2 बार जिस ढंग से अजीत सिंह चुनाव वहां हारते हैं, जयंत हारते हैं, उसके बाद उनकी स्मारक भी दिल्ली में नहीं बन पाता है, इसके बाद अजीत जी की मृत्यु हो जाती है। ये तमाम ऐसी भावनाएं हैं जो किसान आंदोलन का भावनात्मक रूप से उससे भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो जुड़ा नहीं है, ये भी एक अंदर से वो है। तो ये चीज उनके अंदर है कि साहब इस जाटलैंड में जाट जो प्रमुख हुआ करते थे, उनको पूरी तरह से उखाड़ने का प्रयास हो रहा है। तो वो, और फिर उसमें तो शुरुआत में ही खाप जुड़ गई, तो वो उसका भी असर है। तमाम कारक ऐसे हैं जो इस आंदोलन को और तीखा करते हैं। अब लड़ाई वहां दूसरी शुरू हो गई है। दूसरी यही है कि ये जाट आंदोलन है या किसान आंदोलन है, बीजेपी ये साबित करेगी, और किसानों के सामने चुनौती है विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकदल के सामने, कि वो किसी तरह से इस किसान आंदोलन को जाट आंदोलन न बदलने दी। बिल्कुल, ये चुनौती तो राष्ट्रीय लोकदल के सामने भी है, लेकिन बात फिर उसी मुद्दे पर आती है कि किसान कह रहे हैं ये किसानों का आंदोलन है, किसान कह रहे हैं उनकी समस्याएं बहुत जायज हैं, और सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो पूरी तरह से जो किसान विरोधी कानून है, वो किसानों की जो एक तरह से जो अधिकार है जमीन पर, अपनी जमीन अपनी फसल पर, वो अधिकार खत्म हो जाएगा, और किसान एक तरह से बिल्कुल बेगार मजदूरों की हैसियत किसानों की रह जाएगी। अब बीजेपी कहती है कि उसने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं, और ये बहुत थोड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और इस तरह की बात। अमित जी, आप क्योंकि बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखने के लिए मौजूद हैं, अब बीजेपी की आखिर हिचक क्या है जब बार बार आपके सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि किसान हमारे भाई हैं, वो हम ही में से हैं, उनकी बात हमको सहानुभूति के साथ सुननी चाहिए। अब क्यों नहीं दोबारा से बातचीत शुरू करने की कोशिश की जा रही है? हिचक बीजेपी की क्या है? बीजेपी क्यों, केंद्र की सरकार क्यों इस पक्ष में नहीं है कि किसानों की समस्या को सुने और उनकी जो पीड़ा है उसके समाधान के लिए कोई कोशिश करे? गोविंद जी, देखिए 10 राउंड की बात ऑलरेडी पहले की जा चुकी है। केंद्र सरकार लगातार इस विषय में गंभीर भी है, और हमारे कृषि मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक और सभी राजनीतिक बड़े कद्दावर नेताओं ने इस विषय पे अपनी शंकाएं और अपनी जो विचार है वो स्पष्ट करके दे दिए हैं।
बिल को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन लगातार बनाया जा रहा है। उसी का फायदा लेके ये इस किसान आंदोलन का जो राजनीतिकरण हो रहा है वो हमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। जैसा विजय जी ने भी कहा कि किसानों का आंदोलन जाट आंदोलन में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, उसके साथ साथ किस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों के नारे लगाकर किस तरीके से एक धार्मिक उन्मत्तता का जो एक ताना बाना बुना जा रहा है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि अब ये किसान आंदोलन न रहकर एक तरीके से जातीय आंदोलन कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि एक तरीके से राजनीतिक आंदोलन है जो कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों के खिलाफ है, जिसमें वो तमाम घटक दल भी शामिल हो जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं, और उसके साथ साथ वो तमाम वामपंथी, वो तमाम ऐसे जो देशद्रोही संगठन है, वो सबकी भूमिका अपने आप में सुस्पष्ट हो जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को, विकास के इस रथ को रोकना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो किसानों की इन जन भावनाओं का एक तरीके से गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। किसान अन्नदाता है, किसानों के प्रति जो सम्मान जो है वो आज से नहीं है, हमारे वैदिक काल से इस किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता रहा है। वो सबका अन्नदाता है, हम सबके लिए पूजनीय है। इस तमाम विचारों को लेकर हम निरंतर किसानों के मध्य में रहते भी हैं। एक बड़ा हमारा किसान मोर्चा भी है जिसपे बहुत सारे तमाम घटक दल भी शामिल हैं, जिनसे हम लगातार संवाद करते रहते हैं किसानों की समस्याओं को लेके, किसानों की किस तरीके से उनके एमएसपी को बढ़ाया जाए, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। और लेकिन जो अभी राजनीतिक आंदोलन, जो किसान आंदोलन था, जिसका अभी राजनीतिकरण पूरी तरीके से अब स्पष्ट हो गया 5 सितंबर की महापंचायत के बाद से, जिस तरीके से धार्मिक लोगों ने उसमें पैठ की, जिसमें से जाति विशेष के लोगों ने उसमें पैठ की, जिस तरीके से किसान आंदोलन अब वस्तुतः अब किसानों के मुद्दों का आंदोलन न रह के एक तरीके से अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से, उत्तराखंड के चुनाव की दृष्टि से किस तरीके से हम कितना डैमेज करें और कितने हम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करें, इस मुगालफत को लेकर रचा जाने लगा है, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव के पश्चात धराशायी हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें मुद्दे हैं, ना तो कोई हकीकत है, ना तो कोई फसाना है। जी, ये तो जनता का अधिकार है कि वो कोई भी राजनीतिक निश्चित तौर पर लोकतंत्र में के लिए अपना एजेंडा बनाता है, अपना काम करता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में बीजेपी को हराने की कोशिश की जा रही है, तो भी इसमें कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करने का, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने का सबको हक है। शरद जी, जो बार बार ये बात कही जाती है कि सरकार की जिद है कि वो उसने कानून किसानों की बेहतरी के लिए बनाया है। किसान कहते हैं कि कानून हमारे खिलाफ हैं, हमको समूल नष्ट कर देने वाले कानून हैं, इन कानूनों से किसान जो शब्द है वो पूरी तरह से मिट जाएगा। आखिर जब वरुण गांधी जैसे सांसद, उनकी जो मेनका गांधी उनकी मां है, उन्होंने भी उनके ट्वीट को रिट्वीट किया है, और बीजेपी में एक तबका ऐसा है जो ये मानता है कि बातचीत होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है क्यों केंद्र सरकार इस मामले में इतना रिजिड रवैया अपना रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पिछले वर्ष एक कमेटी बनाकर इस मामले के समाधान की बात कही थी। उस कमेटी के बनने के बाद भी कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और आखिर क्यों केंद्र सरकार की हिचक है, और क्या आपको लगता है कि किसानों की तरफ से भी कोई दुराग्रह है, किसानों की जो मांग है उसमें भी क्या कुछ संशोधन होने चाहिए, उनको भी अपनी जिद कुछ कम करनी चाहिए? अगर सरकार की मंशा, देखिए मंशा की बहुत वो है, नियत, अगर सरकार की नियत होती उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ये ना होता कि मैं राजा, मैंने जो तय कर लिया वो जो ना माने तो उसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अगर ये रवैया नहीं होता तो अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती। देखिए ये कहना कि किसान दोषी है और ये अब ये तो पहले से ही मुझे मालूम था कि ये धीमे धीमे इसको ये शक्ल दी जाएगी। 5 सितंबर से पहले ये बात तय थी कि अगर सक्सेसफुल हो गई महापंचायत तो उसको भाजपा पूरी तरीके से जाट आंदोलन बताना चाहेगी। इससे जाहिर होता है कि जो देखिए सबको मालूम है किस तरीके से सरकार को झूठे कैंपेन्स चलाने की बहुत आदत है, और मीडिया क्योंकि टोटल कंट्रोल है तो इसलिए उनके लिए और भी आसान है। तो ये चीज कहना मुझे ताज्जुब नहीं है कि आज की डेट में इसको कहा जाएगा। अभी थोड़े पहले मवाली भी कहा गया, पाकिस्तानी भी कहा गया, खालिस्तानी भी कहा गया। जब ये सब अब नहीं चला तो अब इसको ये दिखा रहे हैं।
मुझे ये बताइए, लोकतंत्र में कहाँ जो है, जब भी इस तरीके के कोई आंदोलन होते हैं, चाहे 77 में जो है जेपी का जो मूवमेंट था, वो पॉलिटिकल तो बाद में बना ना। तो ये जो है कोई भी आंदोलन हो और अगर चुनाव पास है तो उसको उसमें राजनीति शामिल हो ही जाती है। और इसमें इनमें किसानों का फायदा नहीं है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा। उसको फिर ये बीजेपी बनाएगी कि हमारे खिलाफ, जैसे अभी बोल रहे हैं कुशवाहा जी, तो ये तो बोलेंगे ही, क्योंकि भाई राजनीति में और क्या बोलेगा आदमी, राजनीति बोलेगा भजन कीर्तन करेंगे बैठ करके क्या ये, और उसको कहना है कि साहब वो हमारे खिलाफ। अरे आप जो पावर में होता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, तो जो भी आंदोलनकारी होता है वो सरकार के खिलाफ ही तो बोलता है, चाहे वो अंग्रेजों का वो रहा हो के खिलाफ हो, चाहे रूलिंग पार्टी जिस पार्टी की भी हो उसके खिलाफ। तो उसको ये शक्ल देना कि जैसे कोई बहुत भारी वो हो गया और देशद्रोह हो गया, ये देशद्रोह कैसे हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो उसको देशद्रोह की शक्ल दी जाती है। सरकार देश है ये मानना मुझसे पचता नहीं है। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार देश नहीं होती है, ना पॉलिटिकल पार्टी देश होती है। और इसको जो इस तरीके का वो दिया जा रहा है बदनाम करने के लिए, और कोई वो नहीं, इसको ये दिखाना कि उसमें और कोई शामिल ही नहीं है सिवाय जाट के, और इसको भी नकार देना कि नहीं साहब वो हिंदू मुसलमान यूनिटी तो कुछ नहीं है, और जैसे कि 2013 में हिंदू मुसलमान के डिवाइड की वजह से कुछ नहीं हुआ था, वैसे भी जीत रही थी बीजेपी। तो ये बातें जो हैं, और जबकि आज ये कहना कि साहब ये धार्मिक उत्पाद की तरफ जा रहे हैं या कम्युनल डिवाइड करना चाह रहे हैं, ये इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। बीजेपी जो सारी दुनिया को मालूम है कि उनका पूरा कैंपेन ही इस पे चलता है, और आजकल तो और बढ़ गया, बहुत जोरों में बढ़ गया है। तो उसमें बिल्कुल कौन सी, और आप ये सोचिए लोकतंत्र में इतनी भी आजादी ना हो कि लोग नारे लगा सके, तो फिर कैसा लोकतंत्र? आप नारे लगाने के लिए आप जेल भेज देते हैं, आप ये कहने के लिए जेल भेज देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो ये मतलब ऑक्सीजन कम, ये तो बिल्कुल ये बात तो है। सरकार के जो काम करने का तरीका है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके अनुकूल जाता नहीं दिखाई देता। लेकिन ब्रजेश जी, जिस तरह से ये किसान आंदोलन है, अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो जिस तरह से जो टिकैत परिवार है, उस राजेश टिकैत खास तौर पर, वो पहले आंदोलन के साथ नहीं थे। उन्होंने जब ये कानून आए थे इनका स्वागत किया था, उनके बयान छपे थे, और बाद में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी दिखाई दिए। वो शुरुआती दौर में इस आंदोलन में शामिल भी नहीं थे, लेकिन अचानक उसके बाद वो आंदोलन में शामिल हुए, और एक बार उन्होंने जो आंसू बहाए थे उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा के बीच में, उसके बाद से लगातार उनका रुख पूरी टिकैत परिवार का और भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत गुट है उसका जो रुख है वो बहुत आक्रामक होता चला गया। आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसके पीछे टिकैत परिवार की कोई राजनीतिक मंशा भी हो सकती, या सिर्फ किसानों का हित इसके केंद्र में है? विजय जी। गोविंद जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, आवाज थोड़ी धीमी, एक बार और सवाल कर दीजिए। जो आवाज टिकैत परिवार है, जो टिकैत परिवार है वो प्रारंभ में इस आंदोलन के साथ नहीं था। उन्होंने कृषि कानूनों का स्वागत भी किया था, उनके बयान अखबारों में छपे थे, लेकिन उसके बाद वो अचानक से इस आंदोलन के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हो गए, नेता हो गए, और उत्तर प्रदेश का पूरा एक तरह से किसान आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथ में आ गया। आपको क्या लगता है कि ये इसके पीछे टिकैत परिवार की कोई राजनीतिक मंशा भी है, क्योंकि वो चुनाव भी किसान यूनियन के बैनर पर पहले लड़ चुके हैं, या ये सिर्फ किसानों के हित के लिए वो इस आंदोलन को चला रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जानना चाहता हूँ। गोविंद जी, कुल मिलाकर के जो अगली लड़ाई है विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, जो 2019, उसके मुकाबले बड़ी भीषण जंग होने जा रही है। और इस बार
जो बीजेपी को पिछली बार जो वोट मिला था, जो जाटों का मिल गया था या अन्य वर्ग का मिला, मतलब जाटों को मिला था, वो वोटों में कटौती हुई थी। लेकिन एक चीज को समझना होगा, हमें ये देखना होगा कि जब हम 2019 के महागठबंधन के बाद हम जब रवाना हुए थे, तब मैंने देखा था कि हमने कह दिया था कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है। इस बार स्थितियां थोड़ी इसलिए बदली हुई हैं क्योंकि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। और एक बात उभर के सामने आई है, जितना भी ये आंदोलन का जो, चाहे प्रियंका गांधी वहां पर पूरी ताकत लगाए या बसपा ताकत लगाए, इसका पूरा लाभ समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन को मिलेगा। और गठबंधन को इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां पर रालोद है। उसके पद जितने भी ये आप किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उनके पद एक इसलिए उनकी निष्ठाएं हैं क्योंकि चौधरी साहब के पद सबकी निष्ठाएं वहां पर है। चौधरी साहब वहां पर वो थे, एक परिवार का वो रहा है काफी, और उन्हें लोग बड़ा सम्मान देते हैं, लोग उनको मानते हैं। तो इस बार लड़ाई बेहद तीखी होगी, बहुत ज्यादा तीखी होगी। और आप देखिएगा कि विशेष रूप से नोएडा के कुछ हिस्से, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़ का हिस्सा और आगरा, यहाँ पर इसका प्रभाव तो है। अलीगढ़ उसमें, आगरा में इतना नहीं है, लेकिन जहां जहां इसका प्रभाव है तो वहां पर जो है काफी बिल्कुल गहरी लड़ाई। अमित जी, और ये लड़ाई बहुत संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये बात किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे को हम बिल्कुल किनारे रखते हैं। अगर बात सिर्फ बीजेपी के लिए अब ये किसान आंदोलन कितनी बड़ी चुनौती, आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है। ब्रजेश जी, मैं अमित जी से सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी इसको राजनीतिक तौर पर किसान आंदोलन को कितनी बड़ी चुनौती मानती है? निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर किसानों के साथ लगातार चर्चा हम लोग कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं और निरंतर उनके लिए बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार बारंबार कह रही है, लेकिन जिस तरह की हठधर्मिता, जिस तरह का राजनीतिक आंदोलन दिखा रहा है, उसको लेके सरकार बहुत ज्यादा संजीदगी में है। वो ये स्पष्ट करना चाहिए किसानों को कि आंदोलन किस ओर है, या मुद्दों के लिए है, किसानों के मुद्दों के लिए है, या राजनीति के लिए है। सरकार उस तरीके से उनको डील करे। इस तरीके की जो असमंजस लगातार किसान नेता बनाए जा रहे हैं, ये न किसानों के हित में है, न ये देश के हित में है, न तो ये राष्ट्र के हित में है। इस तरह का जो कंफ्यूजन है, ये सरकार इसलिए बार बार इस बात को कह रही है, स्पष्ट कीजिए, आप आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं या राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, या एक तरीके की जाति विशेष का आप बोलबाला चाहते हैं राजनीति में। तो एक तरीके का लगातार निरंतर बनता दिखाई दे रहा है। सरकार इस चीज को बहुत गंभीर से देख रही है और सरकार ने कभी भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। सरकार ने कभी भी उनके लिए, इन बिलों पर चर्चा के लिए रास्ते बंद नहीं किए। उन पर निरंतर हम इस बात को लेकर सकारात्मक हैं कि किसान नेता हमारे साथ बैठेंगे, जिन चीजों पर उन्हें आपत्ति है उन चीजों के साथ वो काम करेंगे, उन चीजों के साथ वो बात करेंगे। एमएसपी का मुद्दा हो, बिजली के बिल की जो 2020 का जो बिल था उसको लेकर जो संशय हो, उन तमाम विषयों पर लेकर सरकार निरंतर उनके साथ है। सरकार किसानों के साथ है, सरकार किसानों के मुद्दों के साथ खड़ी है। जी, सरकार गंभीर है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, ये बात तो हम लोग बहुत सुन चुके हैं। लेकिन अगर वाकई में किसानों के साथ खड़ी है तो सरकार का कम से कम कोई प्रयास ऐसा होता दिखना चाहिए कि वो आंदोलनकारी किसानों को कम से कम समझाने बुझाने की कोशिश करे, बातचीत के दरवाजे उनके लिए खोलने की बात न करे, बल्कि वाकई में दरवाजे खोले और बातचीत को किसी समाधान में पहुंचाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ किसानों को भी अगर वो अपने जो किसान होने के नाते अपने हितों की बात कर रहे हैं, अगर उनके प्रति गंभीर हैं, तो अपने आंदोलन को किसी राजनीतिक दल के हाथ में जाने से भी रोकना होगा, उससे बचाने की उनको कोशिश करनी होगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो गया, उस चुनाव के बाद जो भी पार्टी सरकार में आएगी, किसान ये अगर कल्पना करें कि उसके आने के बाद सब कुछ रातों रात बदल जाएगा,
तो ये भी एक दिवा स्वप्न होगा। जी। किसानों को भी किसी समाधान की तरफ अपने जो रवैये है उसमें सुधार करना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए, रणनीति में बदलाव करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ेगा, किसानों को उनके वाजिब हक वापस मिलेंगे और सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर उनके पक्ष में बात करेगी। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबका आभार, धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार।